नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे कुनबा बढ़ाने की कवायद की। आने वाले साल 2027 में राज्य उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके चलते प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कसने में लग गए हैं। वहीं राज्य की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा व कांग्रेस भी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते संगठनों में नए कार्यकर्ताओं को जोड़कर कुनबा बढ़ाने का भी काम शुरू हो गया है। हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राजनीति का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला, जहां कांग्रेस, बसपा, यूकेडी और अन्य दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता लेकर नए सियासी सफर की शुरुआत की। वहीं भला विपक्षी दल ऐसे में कैसे पीछे रह सकते हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी एक कार्यक्रम आयोजित कर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि नए कार्यकर्ताओं की सदस्यता से संगठन को मजबूती मिलेगी, जो आगामी चुनावों के लिए बेहतर साबित होगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसका पलड़ा भारी होने वाला है और प्रदेश की जनता किसको जीत का ताज पहनाएगी। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव बेहद खास होने वाला है। इस सब के बीच राजनीतिक मुद्दों और विचारों के मध्य पक्ष की बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान होंगे, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में अगले साल यानी साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा अभी से ही तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी पार्टी में शामिल करवाकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में देहरादून में विभिन्न दलों के सैकड़ों महिला और युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। उन्हें बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई गई, तो वहीं कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर नई कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने में लग गई है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने कांग्रेस को मजबूती मिलने का दावा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हुए। उनके अनुसार नए सदस्यों में युवाओं, महिलाओं और बहनों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। साथ ही ऐसे लोग भी पार्टी में आए जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं और जिन्होंने अच्छे मत प्राप्त किए थे। इसे उन्होंने एक सकारात्मक शुरुआत बताया है। देखिए, चुनाव में तो राजनीतिक दलों की कोशिश रहती है कि वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके सदस्य बनेंगे और पार्टी को उतनी मजबूती मिलेगी, वो अपने इशू को लेकर के उतनी जनता के पास जा सकेगी। लेकिन अब उत्तराखंड में देखने में आ रहा है कि चुनाव को बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अगले वर्ष ही चुनाव है और जिस प्रकार से यहाँ पर अभी दोनों राजनीतिक दल अपनी सदस्यता को लेकर के काम कर रहे हैं। भाजपा चूंकि संगठन के रूप में देखा जाता है तो वो बड़ी मजबूत स्थिति में दिखती है। उनका अपना एक सेट पैटर्न है जिन पर वो लगातार एक्टिव रहती है। कांग्रेस में अभी कुछ समय पहले से एक नई चीज देखने को मिल रही थी कि उनके छत्रा पे इकट्ठे हो रहे थे। अब वो जिस हिसाब से आगे बढ़ने की बात निकल के आ रही थी, लेकिन पिछले 16 तारीख को जो घटनाएं हुई, जो उनका प्रदर्शन हुआ, उससे उसके प्रभाव भी बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस उन चीजों को लेकर के उतनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई देख करके कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं बहुत बड़ी संख्या में। उसमें युवा भी हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं और सब लोग जो है जो चुनाव लड़ चुके हैं या ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मत प्राप्त किए हैं। ये एक शुरुआत है और धीरे धीरे मुझे लगता है समय के साथ और आगे गति पकड़ेगी और ऐसे ज्वाइनिंग के प्रोग्राम जो है सारे देहरादून भर में हम आयोजित करने का काम करें। सर, बीजेपी देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे। हर समय चुनावी मूड में रहने वाली भाजपा अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, लेकिन इस बार 27 के चुनाव में पहले की भांति इस बार अपनी सीटों को बचाने के लिए भी बड़ा संघर्ष भाजपा को करना पड़ सकता है। बाकी विपक्षी दलों ने कांग्रेस के साथ कई दल इंडिया गठबंधन के तहत भाजपा सरकार को घेरने में अभी से जुट गए हैं। वहीं क्षेत्रीय दल यूकेडी भी अपना कुनबा बढ़ाने के साथ जीत का दावा करता नजर आ रहा है। उत्तराखंड की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिस तरह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त होकर
आज अपना समर्थन और विश्वास उत्तराखंड क्रांति दल पर जता रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में खलबली का माहौल है। दोनों ही सदस्यता अभियान के लिए दौड़ भाग लगा रहे हैं कि कैसे जो है उत्तराखंड क्रांति दल के जो मोर्चा है इसको रोका जाए। लेकिन लोगों ने भी मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने बारी बारी कर जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाया है, यहाँ की जनता को त्रस्त किया है, तो जनता ने भी निश्चय किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में केवल और केवल उत्तराखंड क्रांति दल को ही विधानसभा तक पहुंचाया जाए। देखिए, भाजपा की ज्वाइनिंग में और कांग्रेस के जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर ये है, भाजपा सत्तारूढ़ दल है। भाजपा में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अवसरवादिता के चलते, लालच के चलते और मौका परस्ती के चलते ज्वाइन कर रहे हैं। और जो इस चुनौतीपूर्ण समय में कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा है वो एक एक व्यक्ति भाजपा के सैकड़ों लोगों पर भारी है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस समय देने के लिए कुछ नहीं है। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, हम बहुत चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना निडर, कितना साहसी वो व्यक्ति होगा जो इस वक्त विपक्षी दल को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है, वो देश से प्रेम करता है, देश की एकता अखंडता से प्रेम करता है, सामाजिक सौहार्द और ताने बाने से प्रेम करता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं से कहीं तक नहीं था। 2014 के चुनाव से ले लीजिए आप, 14 का चुनाव था, कांग्रेस इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या रिजल्ट रहा? 5-0 कांग्रेस, 0 भारतीय जनता पार्टी 5। 17 का चुनाव आया, कांग्रेस ने फिर बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी। क्या रिजल्ट रहा? इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने 11 में समेट के रख दिया कांग्रेस को। फिर 19 का चुनाव आया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब तो इस बार तो बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? वही रिजल्ट। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 0 का स्कोर दिया, 0-5-0। उत्तराखंड में अगले साल 2027 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बना रहे नेताओं ने भी अपनी भागदौड़ शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो मेहनती जिताऊ उम्मीदवार पर ही 2027 के विधानसभा चुनाव में दांव लगाएगी। इस दौरान कांग्रेस, बसपा, स्वराज सेवा दल और अन्य दलों से जुड़े कई प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा पार्टी की सदस्यता ली है। विशेष रूप से मातृशक्ति और जनजी युवाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम को खास बना दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए 2027 का चुनाव करो और मरो की स्थिति में पहुंच गया है। अब देखना होगा किसके दावे जनता को 2027 में लुभाने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। आशीष सैनी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है। सब बहुत बहुत स्वागत आप सभी मौजूद मेहमानों का। आगे हमारे साथ में बीजेपी से जपेंद्र जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत आशीष सैनी जी के साथ कर लेते हैं। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? कुनबा बढ़ाने की ये होड़ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या फायदा होगा? 27 से पहले ये जो शुरू हुआ है आने जाने का मिशन, हालांकि हर बार चुनाव से पहले ही आने जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन कारगर कितनी साबित होगी ये काफी अहम है। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी छुपा हुआ है। चुनाव जब आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जो सक्रिय हो जाते हैं, जो लोग फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं होते, वो भी अपनी अपनी जो लाइन है, अपने अपने पाले में जाने की शुरुआत कर देते हैं। जिनको कांग्रेस में आना है वो कांग्रेस में आएंगे, जिनको भाजपा में जाना है वो भाजपा में जाएंगे, जिनको यूकेडी या अन्य दल में जाना है तो वो उनमें जाकर अपनी अपनी संभावनाएं तलाशने का काम करते हैं। और ये तलाशने का काम जब अंतिम रूप से टिकट वितरण होता है तो उस दिन के टिकट वितरण के बाद भी भागदौड़ शुरू होती है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। तो ये एक सामान्य एक कल्चर रहा है उत्तराखंड की राजनीति का भी या देश की राजनीति का। अब सवाल इस पर है कि हम 2027 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जो मैं भी सुन भी रहा था। हमारे लिए वही मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिससे उत्तराखंड की जनता सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। जैसे हम टूरिज्म की बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन और जो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करते हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि वो इन सब सिस्टम में जो पैसा खर्च होता है, जो बजट खर्च होता है, उसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की है। इस वक्त की जो सरकार है वो लगातार भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान बना रही है। भ्रष्टाचार करने के लिए यदि उन्हें कहीं बाहर से अधिकारी लाने पड़े तो भी ला रहे हैं, संविदा पे लाना पड़ रहा है तो संविदा पे ला रहे हैं, किसी का कार्यकाल बढ़ाना पड़ रहा है तो कार्यकाल ही बढ़ा रहे हैं।
अच्छा। और एक उदाहरण मैं भी आपके सामने, पूरे प्रदेश के सामने रहा, पिटफुल के एमडी का, जिसमें सरकार ने उनको बचाने की हर वो कोशिश की जो संभव है, आज भी वो कोशिशें जारी है। तो इससे पता लगता है कि जो सत्ता की मलाई बांटने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति के भी सबसे निम्नतम स्तर पर आई है, उत्तराखंड में उनका जन समर्थन बहुत भारी तरीके से घट रहा है। हमें निश्चित रूप से विश्वास है कि इन सब मुद्दों को दृष्टिगत रखेंगे तो लोग भारतीय जनता पार्टी से विमुख होकर अपना वोट किसी अन्य दल को ही देने का काम करेंगे। अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी क्या करे, क्योंकि दल तो सभी है। तो कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही है कि जो वो भरोसा मतदाताओं के बीच में जगाने का काम, कि जो काम आप सोच रहे हैं नहीं हो पाए उनको करने का काम लंबे समय से भी कांग्रेस ने किया है और आज भी कांग्रेस ने किया है। हमारे साथ अन्य दल भी है जो विपक्षी दलों के रूप में है, वो दल अपने अपने एजेंडे को लेके जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हम भ्रष्टाचार के भी खिलाफ हैं, राजनीति में भी भ्रष्टाचार हो तो उसके भी खिलाफ हैं, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के जो सपने 25 साल लंबे समय से हैं, तो उन सपनों की दिशा में किसने काम किया, तो हमने जनता के बीच में कहा कि 10 साल बनाम 15 साल की जो अगर आप तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में बहुत सी अधिक उपलब्धियां हमारे पास है। आज अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की विचारधारा ही इस वक्त प्रदेश में शासन कर रही है, जो लोगों के हित है वही शासन में। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो सरकार के मंत्रिमंडल में लोग हैं तो काम करने लायक मंत्री जो है वो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं, वरना ये जो 5 सीटें खाली पड़ी हैं ये अब तक भर दी जाती। भारतीय जनता पार्टी का एक मैं और सबसे बड़ा ड्रॉबैक बता रहा हूं, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, आपका कहना है कि वो कांग्रेस के ही लोग हैं। बड़ी बात तो ये भी है वो कांग्रेस से चले क्यों गए? नहीं, कांग्रेस से चले गए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई कई जगह पर 25-25 करोड़ रुपए मिले तो इसलिए चले गए, कहीं पर अच्छा। उनको अपनी राजनीतिक तो ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस में ऐसे लोग भी थे जो 25 करोड़ पर चले गए, अभी और हैं क्या? हमने तो उनके नाम पोस्टर से ही छापे हैं। अच्छा। जो 9 विधायक गए हैं सदन में, जब चलते हुए सदन को छोड़कर, वो 25-25 करोड़ रुपए में गए हैं। लेकिन हमारा सवाल गरिमा जी ये नहीं कि वो 25 करोड़ में गए, हमारा सवाल ये था कि कौन लोग थे जिन्होंने 750 करोड़ रुपए निवेश किया। आज उनके चेहरे स्पष्ट हो रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए अगर एक नंबर में खनन के रिवेन्यू में जमा किया गया है, तो यानी जो अघोषित जो खनन किया गया है, जो चोरी किया गया है, वो कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर है। मात्र 750 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में किया बीजेपी ने और उनके उद्योगपति मित्रों ने, और 10,000 करोड़ रुपए की लूट तो केवल खनन में कर ली है। लेकिन एक भी ऐसा विभाग नहीं बचा है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, निर्माण विभाग हो, आवास विभाग हो, जहां पर पीडब्ल्यूडी, कोई भी विभाग में एक टू जेड सभी विभाग की बात कर रहा हूँ, सब जगह जितनी लूट खसोट उत्तराखंड में मची है। उत्तराखंड राज्य देश के भाजपा शासित राज्यों के भ्रष्टतम राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आसाम है, तो ये दूसरे नंबर पर अगर मुख्यमंत्री लेकर आए हैं तो आसाम का ही मॉडल ला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके। जिस तरीके का एजेंडा उन्होंने सेट किया, इन्होंने दीपक की बात की, कोटद्वार के दीपक की रक्षा नहीं की इन्होंने कि भाई आप मेरे राज्य के नागरिक हो, आपने अपने पड़ोसी की रक्षा की। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखिए नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया तो राहुल गांधी से मिलने चले गए। ये नैरेटिव मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये नैरेटिव बीजेपी के किसी मंत्री ने नहीं बनाया, किसी उपाध्यक्ष ने, महामंत्री ने, किसी ने नहीं बनाया, किसी जिलाध्यक्ष ने नहीं बनाया, केवल मुख्यमंत्री इस वक्त एक ऐसा लगता है कि जैसे एक उनका जो व्यवहार है वो उस जेब कतरे की तरह है जो जेब काटता है और बाद में चुपचाप से वो बात करने लगता है कि आपका ध्यान भटके तो हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, लैंड जिहाद, वो इजराइल से लेके इराक तक भी चले जाएंगे, वो अमेरिका से लेके रशिया भी चले जाएंगे। लेकिन एक सवाल राज्य के हित में ना तो वो सोमवार के दिन सत्र चलाकर बताना चाहते, ना ही अपनी पत्रकार वार्ता में बताना चाहते। इसलिए राज्य बिल्कुल एक लुच-पुंज सरकार के नियंत्रण में चल रहा है। इससे बड़े नुकसान है, ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार ही कर रहे हैं ताकि कार्य हो सके, दूसरे कार्य योजना इनके पास है नहीं, और मैनिफेस्टो नाम की एक चीज हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी उसे भूल चुकी है। अब वो एक भूला हुआ दस्तावेज है और हम कोशिश करेंगे कि उनको याद भी कराएंगे, और यदि जनता हमें मौका देती है तो वो सब काम जो लोगों के सपने थे वो पूरे करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। यूकेडी से हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। दीपक जी, क्षेत्रीय दल क्या वाकई इतने सक्षम हो जाएंगे कि जो राष्ट्रीय दल हैं इनका कोई भी समीकरण बिगाड़ने में या कोई भी असर इन पर डालेंगे? देखिए गरिमा जी, यदि आप पूर्व की बात करेंगे तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल बहुत कमजोर हुए हैं और
विशेष रूप से उत्तराखंड में। और क्षेत्रीय दल में सबसे बड़ी प्रमुखता से अगर कोई पार्टी है इस प्रदेश में तो वो उत्तराखंड क्रांति दल है। और संगठन लगातार कोशिश करता रहा है कि जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में अपने मुद्दों को लेकर जाए, जनता की स्वीकारता करे, ये मुद्दे उनको स्वीकार हो और वो उस मुद्दों को लेकर उस यूकेडी को चुने। लेकिन कुछ राष्ट्रीय मुद्दे इस तरह से हावी हुए हैं पूर्व में कि जिसकी वजह से हमारे जो क्षेत्र मुद्दे हैं वो गौण हुए हैं। लेकिन जो बात आपने कही है कि बात स्पष्ट रूप है कि इस बार के 2027 के चुनाव में हम लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से जो युवा है, युवा का आकर्षण जिस प्रकार से यूकेडी के प्रति जागृत हुआ है या यूकेडी के प्रति उनका लगाव बढ़ा है, ये हमें बता रहा है, हमें ताकत दे रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि 2027 में निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल को कहीं ना कहीं पर इस स्थिति में लाया जाएगा जहां पर वो दोनों दलों की एक मजबूरी बन के खड़े होंगे कि आपको बिना क्षेत्रीय दल की सहायता से सरकार नहीं बनाई जा सकती। ऐसी ही परिस्थिति बनने जा रही है जो शुरुआत जब ये राज्य बना था तब ऐसी परिस्थिति आई थी। और हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि 2027 में जब चुनाव होगा तो जो क्षेत्रीय दल है वो इस भूमिका में रहेंगे कि कोई भी राष्ट्रीय दल, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रीय क्षेत्र दल अपनी सरकार बना रहा है तो ये वही एक तरीके से कोरा झूठ होगा या मैं कहूंगा एक मिथ्या प्रयास होगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बात में कोई दो राय नहीं है और स्वीकारना पड़ेगा हमें कि हाँ, हम बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। और जब से जैसे जैसे उत्तराखंड क्रांति दल बढ़ता जा रहा है, राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की चूल्हे हिल रही हैं। जहां इनके गढ़ थे गढ़ हिल रहे हैं। जो युवा है, युवा पूर्णतः आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी से छिटक चुका है और वो यूकेडी की तरफ अपना भविष्य देख रहा है, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ चुकी है कि 25 वर्षों के बाद जो सबसे ज्यादा ठगा महसूस यदि कोई इस प्रदेश में कर रहा है तो वो यहाँ का युवा है। जो सबसे ज्यादा जिसके सपने जो पूर्ण नहीं हुए, टूटे हैं, जिनके सपनों को कोई साकार नहीं कर पाया है, तो वो युवा है। तो युवा एक आस भरी नजरों से यूकेडी की तरफ देख रहा है। ठीक है। वोट डालने की जो उसका वोट डालने का पुराना पैटर्न था जो राष्ट्रीय दलों को डालता था, अब वो उस पैटर्न को चेंज करते हुए क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता से अपने सीट्स पर रख रहा है और उसको वोट देगा, ऐसा हम मानते हैं और ठीक है, सोच के चल रहे हैं। चलिए लौटते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। कुलदीप राणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर 27 की तैयारी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा अजीब लगा ये सुनने में। आशीष जी ने मान लिया कि हाँ 25 करोड़ लेने वाले हमारी पार्टी में थे, चले गए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो नाम लिख के छाप के पोस्टर दिखाया कि भाई ये लोग थे, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जितने काम करने वाले बीजेपी में हैं वो हमारी पार्टी से गए। इस बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ठीक बात है कि आधे से ज़्यादा तो कांग्रेस पार्टी के लोग बीजेपी में जा चुके हैं। अब आने वाले चुनाव में सबको सेटल करना भी अपने आप में एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि 27 अभी दूर है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में भी दावेदारियां शुरू हो चुकी हैं। कई जगहों पर तो लोग कह रहे हैं कि मुझे नहीं तो मेरे बेटे को सही, जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि भाई हम भी सालों से यही काम कर रहे हैं जनता की सेवा करने का, तो हमारा भी अधिकार बनता है। अब ये सेटलमेंट कैसे होगा? नए चेहरे जो अन्य दलों से आए हैं शामिल कर रहे हैं, अभी तो कुनबा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस कुनबे के बढ़ने के बाद इस कुनबे के लोगों को संभालना भी तो एक अपने आप में चुनौती होगी। क्या उससे निपटने के लिए बीजेपी तैयार है? देखिए गरिमा जी, अभी बातें भी निकल करके आई और उत्तराखंड प्रदेश की जो राजनीतिक स्थितियां इस समय हैं उसमें हालांकि अभी मैं सुन रहा था यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर हरक सिंह रावत तो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं और इस समय कांग्रेस के बड़े नेता हैं। ये बात सही है क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसमें मुख्यमंत्री और धन सिंह रावत के अलावा बाकी सब जितने हैं वो कांग्रेस के ही गोत्र के कहे जा सकते हैं, जिसमें सुबोध नियाल है, सतपाल महाराज है, रेखा आर्या है या सौरभ बहुगुणा है। सौरभ बहुगुणा के पिता आए थे कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस थे, लेकिन उनका तो पूरा जो है कांग्रेसी गोत्र है, उनके पिता और उनके दादा भी रहे हैं। तो ये जरूर है कि इस समय मंत्रिमंडल में, लेकिन ये बात भी एक समझने वाली बात है कि कांग्रेस के पहली सरकार में 57 विधायक और उसके बाद 43 विधायक की प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी ये तमाम लोग सरकार में मंत्री बने रहे और दोबारा जब 47 विधायकों की सरकार बनी तब भी मंत्री बने रहे और भाजपा के भीतर किसी ने चूं तक नहीं। आज 9 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी भाजपा के भीतर जो चीजें हैं सरपुटबल है, वो बात अलग है। लेकिन सरकार को लेकर के या जो भाजपा के भीतर जो स्थितियां हैं इन लोगों के खिलाफ, उनको लेकर के कोई बाहर इस तरह का बयान कभी निकल करके सामने नहीं।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो नई भाजपा जिसको हम कहते हैं, जो देख रहे हैं, जिसमें मोदी और शाह की जो ये भाजपा है, उसका ये शायद ये एक का ही एक ये प्रभाव है जो दिख रहा है। दूसरा, अभी पिछले कुछ समय से उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं कई जगहों पर वो दिखाई भी दी। हालांकि मैं जब भी कांग्रेस के नेताओं से मिलता था, अक्सर मैं इस चीज का जिक्र करता था, भाई आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं। उनसे चर्चाएं होती थी, क्योंकि हमारे भी मित्र हैं कई कांग्रेस के विधायक, तो ये इन चीजों को लेकर के चर्चा होती रहती। लेकिन अभी जिस प्रकार से 16 फरवरी को जो कांग्रेस ने किया, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या होती है गरिमा जी, की आप 2 बार से लगातार सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ा एक चुनौती होती है पार्टी संगठन के नेताओं की, वो है कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना। और क्योंकि कार्यकर्ता के पास कोई सरकारी नौकरी तो होती नहीं है, तो पार्टी संगठन में उनको जोड़े रखना ये एक बड़ी चुनौती होती है और उनमें जोश बनाए रखना आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां हैं उनको लेकर के। तो कांग्रेस ने ये किया। अभी उधम सिंह नगर में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष तेजपाल आर्य ने जो वहां खनन के डंपरों से जो लोग कुचले जा रहे थे, काफी चीजें निकल करके आई और जो गुस्सा वहां पर देखने को मिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कांग्रेस में जो है दोबारा से वो एग्रेशन निभर करके सामने आ रहा है। अभी उत्तराखंड में क्योंकि दोनों यहाँ एक बड़ी अजीब सी स्थिति है देखने को मिली, और मैं इस पे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन भी हमने देखा और उत्तराखंड राज्य निर्माण भी हमने, उसके बाद 2002 में गैरसैंण को लेकर के जो चीजें रही राजधानी निर्माण को लेकर के, वो आंदोलन भी हमने देखे। तो यूकेडी एक ऐसी दुधारू गाय रही जिसको दोनों ने दुहा, दोनों राष्ट्रीय दलों ने दुहा, कांग्रेस ने भी और भाजपा ने। उत्तराखंड राज्य निर्माण में जो भूमिका यूकेडी की थी उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि आने वाली पीढ़ी इसको कितना याद रख पाएगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हम लोग जिन लोगों ने आंदोलन देखा है और उसी यूकेडी के झंडे के नीचे कांग्रेस के लोग भी खड़े होते थे, भाजपा के लोग भी खड़े होते थे और तमाम लोग जो अन्य चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो यहाँ पर रहे हों वो लोग भी खड़े होते थे और एक स्वर में लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी। लेकिन जब राज्य बना और कहीं ना कहीं एक गलती यूकेडी की उससे भी निकल करके आई, जब पहली निर्वाचित सरकार भी एनडी तिवारी की, उसमें भी यूकेडी सरकार में शामिल रही। फिर निशंक की बीजेपी की सरकार आई नूडी जी के, उसमें भी यूकेडी सत्ता में शामिल रही। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, उसमें भी यूकेडी सत्ता में शामिल रही। तो जब ये जो यूकेडी का सत्ता के प्रति जो लगाव और झुकाव रहा, उसने कहीं ना कहीं यूकेडी सत्ता के तो नजदीक गई लेकिन जनता से दूर होती चली। अब आज यूकेडी में ये जो नई जनरेशन निकल करके आ रही है, जिसको आज जो अपने पुराने नेताओं की गलतियों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ रही, उसका एक बड़ा कारण ऐसा नहीं है कि मोदी शाह के एरा में या भाजपा जो इस समय जिसका जो दौर भाजपा का चल रहा है उस दौर में कांग्रेस नहीं जीती है। हिमाचल हमारे सामने उदाहरण है, हिमाचल में भी कांग्रेस जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, ठीक है, हालांकि सरकारें बदल गई, महाराष्ट्र में भी हमने चीजें देखी। और आज देखिए कि अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल हमारे सामने एक उदाहरण है, झारखंड हमारे सामने एक उदाहरण है। तो क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, जो अपनी अस्मिता को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के, जन सरोकारों को लेकर के जो चीजें बनाए रखी, ठीक। लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जो क्षेत्रीय दलों की स्थिति है वो उनके नेताओं ने उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया, यहाँ ये थोड़ा सा गलती रही। तो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, हालांकि भाजपा काफी आगे निकल गई है और कांग्रेस अपने आप को बूस्ट कर रही है, चुनौती कांग्रेस के सामने भी है। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पे हमको नहीं भूलनी चाहिए कि जहां 2017 में कांग्रेस के पास 11 विधायक थे, वहीं 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस उससे आगे बढ़ी है और 18 आज हम 17 और फिर एक उपचुनाव में जो जीतने के बाद 18 विधायक आए। अगर इसी उससे रन रेट से ये आगे बढ़ती है तो आने वाले चुनाव में एक बड़ी चुनौती सत्ताधारी दल को मिल सकती है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों के साथ अपनी चर्चा को हम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, वापस से उनके साथ चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। जपेंद्र जी, क्षेत्रीय दल दिग्गजों का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन साथ ही साथ अभी आप थोड़ी देरी से जुड़े, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि हमारी पार्टी में जो काम करने वाले लोग थे वो जा चुके हैं, मतलब आधे से ज़्यादा तो हमारी ही पार्टी के हैं जो आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं। ये सारी बातें ठीक है और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वाकई कांग्रेस पार्टी के कई सारे बड़े नेताओं ने भी आपकी पार्टी का दामन थामा, लेकिन अब 27 से पहले इन सबको सेटल कैसे करिएगा? क्योंकि दिक्कत वो भी एक होगी, चुनौती वो भी होगी। सभी चेहरों को, सभी समीकरणों को साधना, सबको संभाल कर रख पाना भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी के सामने वो वाली समस्या नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इसमें भी खुश है कि अगर 4 लोग भी उसकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो उनका ये मानना है। उनकी प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी कह रही थी कि आप सोचिए, कोई व्यक्ति विपक्ष में अगर आ रहा है तो यानी वो देश के लिए काम करना चाहता है, वो प्रदेश के लिए हित चाहता है। सबसे पहले तो सभी को रंगों भरे त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क देखिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है, चाहे वो फिर विधायक बने, मंत्री बने, देश की सेवा में लगे, वो भारतीय होता है। कांग्रेस की तरह नहीं कि आजादी के बाद इन्होंने विदेशियों को मंत्री पद बांट दिए, विदेशियों को संसद में भेजने का काम करा। तो ये तो इनका अपनी एक सोच है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिसके अंदर भी भारतीयता का पुट और जो एक राष्ट्रीय परिपाटी के ऊपर देश हित की राजनीति की विचारधारा है, वो किसी और दल में हो तो बता दीजिए, कोई एक दल का नाम बता दीजिए जो राष्ट्रीयता को प्रमुख मांगते हुए राष्ट्रीय निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत की बात जिसने पूर्व में की हो आजादी के बाद या आज कर रही हो। कोई भी नहीं है। सबको सत्ता चाहिए, सबको सत्ता सुख चाहिए, सबको अपने तुष्टीकरण की राजनीति का आयाम चाहिए, सबको सत्ता हथियाने के लिए जितने हथकंडे हैं वो अपनाने हैं। और नेता और कांग्रेस में कार्यकर्ता कहाँ हैं? कांग्रेस में तो सभी नेता हैं। और जब कांग्रेस में सभी नेता हैं और कार्यकर्ता का अभाव नजर आता है तो उन्हें भी लगता है कि राष्ट्रीय निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी कदम आगे बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा कैडर है, तो जो भी भारतीय जहां पे भी है, जिसे भी लगा, कहते हैं ना, जो जब जागे तब सवेरा। अगर कांग्रेसी नेता जिनके ऊपर कांग्रेस का ठप्पा लगा हुआ था, अगर वो आज जाग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सहर्ष आ रहे हैं और अपने साथ औरों को भी ला रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज आप आजादी के इतने वर्षों के बाद एक्सपोज होना शुरू हुए हो और इतना एक्सपोज होना शुरू हुए हो कि आपकी अपनी जमीन आज पूरी तरह से सरक चुकी है। तो आपने भी भारत के अंदर भारतीय लोगों के साथ राजनीति करी। भारतीय जनता पार्टी भारतीयता की राजनीति कर रही है। आपने भारत देश और भारतवासियों के साथ राजनीति करी और वहीं भारतीय जनता पार्टी भारतीयता की राजनीति, राष्ट्र निर्माण की राजनीति, व्यक्ति निर्माण की राजनीति करके देश को जो विकसित भारत में बदलने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, आज अगर उसमें सभी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक शुभ संकेत है कि सब भारतीयों को बिना तुष्टीकरण की राजनीति के एक मंच पर लाकर देश को आगे बढ़ाने की जो गति है वो और तेज हो रही है। तो इसमें कांग्रेस को अपना विचार करना चाहिए, कांग्रेस को अंतर्मन में भी झांकना चाहिए कि आपकी तुष्टीकरण की राजनीति, आपकी भ्रष्टाचार की राजनीति, आपकी लोगों को अनदेखा करने की राजनीति ने आज आपको कहां खड़ा कर दिया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो केवल और केवल 2 सांसदों से शुरू हुई थी, आज राष्ट्र के अंदर कहां खड़ी है। तो ये राष्ट्र की जनता का प्रेम, उनका भरोसा और उनके समर्थन की वजह से है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जनता का भरोसा और उनका समर्थन ही बीजेपी को मजबूत कर रहा है। गरिमा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे अभी भाजपा प्रवक्ता के प्रवचन सुनने के लिए मिले, तो एक शब्द इन्होंने कहा व्यक्ति निर्माण। तो व्यक्ति निर्माण में मैं अगर इनसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा, इससे ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। क्या व्यक्ति वही जो बलात्कारियों और अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा होने का काम करे, क्या वो व्यक्ति निर्माण आप कर रहे हैं?
क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, दुष्यंत गौतम जिन पर आरोप लगा है, अभी आरोपी घोषित नहीं हुए, लेकिन जिन पर आरोप लगा वो, या व्यक्ति निर्माण, वो जो एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति को आप खड़ा कर देते हैं, वो गली मोहल्ले से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर भी बैठकर केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच नंबर 1 और सीबीआई जांच नंबर 2 की घोषणा करी हुई है, उनका भी पता नहीं चल पा रहा है, ना तो नकल वाले मामले में सीबीआई हुई, ना इस वाले मामले में सीबीआई हुई। आप जो उत्तराखंड के पलायन और रोजगार की आप बात करते थे, पानी और जवानी को रोकने की बात करते थे, उस संबंध में आपने ऐसा कौन सा काम किया? गैरसैंण को आपने राजधानी घोषित नहीं किया, तो व्यक्ति निर्माण कहां पर, मतलब कौन सा व्यक्ति आप बनाना चाहते हैं? वो व्यक्ति जो गले में 25 रुपए का पटका डालकर लोगों को सड़कों पर धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है, और कभी उनमें धर्म और कभी उनमें कांग्रेस को भी, अगर गरिमा जी इनको अगर मुसलमान नहीं मिलते तो ये कांग्रेसियों को और यूकेडी वालों को भी मुसलमान घोषित करके इनसे काम करा लेते हैं। एक ऐसी चीज ये अभी तक ये नहीं बता पाए कि आरएसएस की विचारधारा देश के हित में कहां पर है। आरएसएस की विचारधारा के लोग तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन भी कर रहे थे, प्रधानमंत्री खुद वहां बरकरी करने गए। तो आप बताइए ना, उत्तराखंड के युवाओं को आपने ऐसा कौन सा संदेश दिया है जिस पर आज आपको गर्व है और आप ये उम्मीद करते हैं कि मतदाता आपके पक्ष में टूट कर आएगा? राज्य में छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, होटल बने हुए हैं, होटल हो सकता है कुलदीप सिंह जी का हो, होटल हो सकता है कि राज्य से बाहर किसी व्यक्ति का हो, उससे ठेके पर लिया हो, पूरी आपदा में वो तबाह हो गए, उनका आर्थिक नुकसान हुआ। बताइए आपने कहाँ कंपनसेट किया? आर्थिक तबाही पूरे प्रदेश में, जो बारिश के कारण से तबाही आई, उसने आपकी मैनेजमेंट की जो आपदा प्रबंधन की है उसकी पोल खोल दी है। आपने यात्राओं के मैनेजमेंट की बात की, यात्रा प्राधिकरण की, जो अभी अगले साल कुंभ भी होना है और यात्रा भी शुरू आप करने की बात कर रहे हैं, जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की, वहां पर आप भोजन कराते हैं तो वो भोजन 800 रुपए की थाली, ना तो वो राज्य के बजट में आ रही है, और वो भी जहरीली थाली, खाने के बाद उल्टी कर दे रहे हैं लोग। तो एक प्रबंधन और बजट के उपयोग और राज्य के चरित्र, तीनों मामलों में आपने कलंकित करने का काम किया। आप कौन से व्यक्ति का निर्माण कर रहे थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि राज्य की सरकार क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो मुझे अच्छा लगता कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आके बताते, या मुख्यमंत्री जी के रूप में आप बताते हमें, उनके प्रतिनिधि के रूप में, कि देखिए हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। मैं पिछली अनेक डिबेट, कम से कम 100 डिबेट की बात करूंगा इससे पहले जो हमारी और आपकी हुई है, कहीं एक तो चीज बता दीजिए कि राज्य में आपने ये नया काम किया है। कोई एक बच्चों के पढ़ने के लिए कोई हॉस्टल का निर्माण किया हो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना, आप बताने में आसानी होगी। आपने राज्य का अपना कोई हाईवे बनाया हो, केंद्र सरकार के हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, राज्य के हाईवे की। आपने कोई एक मेडिकल कॉलेज ऐसा खोला हो जहां पर बच्चों के एडमिशन हुए हो और वहां से जनता को स्वास्थ्य का लाभ भी मिल रहा हो, ये काम भी आपने नहीं किया। आपने 2000 स्कूल बंद कर दिए। आपके देहरादून के ही कम से कम 90 स्कूल ऐसे हैं जो खंडर भूमि में बने हुए, 10 साल से आपकी सरकार है। तो इन सब चीजों में आपको बताना चाहिए था होली के शुभ अवसर पे कि आप राज्य के प्रति एक संदेश के रूप में आप बात कर रहे हैं और आप मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की बात करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के पिछले कई भाषण सुने तरह तरह के चौपाल पर। चौपाल के मुख्यमंत्री जी के इधर के दो तरफ 2 माफिया बैठते हैं, इधर के 2 तरफ 2 माफिया बैठते हैं। अब आप आइए भ्रष्टाचार पर। मैं एक बात कहूंगा, अभी मैंने इस आपके आने से पहले पिटकुल के एमडी का मुद्दा उठाया। पूरी कैबिनेट ने अनेक आदेश बनाए, अनेक अध्यादेश पारित किए, एक लाइन छुपा दी गई जो पिटकुल के एमडी की को साबित करने की थी, वो प्रेस में नहीं दी। यानी इतना झूठ बोलना पड़ रहा है आपको। ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, मैं इसके लिए 2 लाइन कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल तो ये है कि तुम्हें इसका यकीन नहीं है। तो आपकी जो जमीन है वो खिसक रही है। ठीक है। आज जनता में आपके प्रति जो है वो अविश्वास बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए हम जपेन जी से इसका, जपेन जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार कुलदीप जी का रिएक्शन, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। प्लीज आप थोड़ी देरी से आ जुड़े। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या आशीष जी ठीक है वाकई, और क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर आएगी 27 में? देखिए, अगर तुलनात्मक रूप से कहूं तो आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुद्दों पर बात की, और आशीष जी ने, खास तौर पर आशीष जी ने, मुझे बड़ी शिकायत रहती है। अमन होता है कि यहाँ एक दूसरे के सिर फुटबॉल एक दूसरे का वही दिखाई देता है। हाँ। लेकिन आज अच्छा लगा कि इस डिबेट में बिल्कुल उन्होंने बहुत सही बात कही कि कोई स्टेट हाईवे हो, नाम बताएं,
भाई केंद्र सरकार की तो एक बड़ी लंबी लकीर थी, लेकिन राज्य सरकार की लकीर क्या है, और ये इसका जवाब जरूर देना चाहिए कुंवर साहब को। और लेकिन ये सही है कि उत्तराखंड में बीते कुछ समय में जिस तरह से चीजें निकल करके आई, और जो एक भरोसा जनता का सरकार के प्रति होना चाहिए, एक तो उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के अभाव की वजह से एक बड़ा नुकसान जनता के लिए यह भी होता है कि उसके पास चुनने की आजादी नहीं, या तो कांग्रेस है या भाजपा है, क्योंकि यूकेडी ने जिस तरह से उनका डाउनफॉल होता रहा, आज यूकेडी 0% आ गई। हालांकि यूकेडी अपना संघर्ष जारी रखे हुए है, लेकिन उसको दौड़ में आना होगा और जनता के पास विकल्प होने चाहिए, और यही अभाव है कि जनता कभी भाजपा और कभी कांग्रेस की तरफ दौड़ती, और दोनों राजनीतिक दलों की जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए उन मुद्दों को लेकर के कभी कोई बात निकल करके नहीं। लेकिन अब ये बात ठीक है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब ये चीजें उठने लगी हैं, और अच्छा है कि अगर इन मुद्दों को लेकर के, इन जनसुरोकार के इन मुद्दों को लेकर के अगर चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड का भी भला होता हुआ दिखाई। ठीक है, जपेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे काफी देरी से। जपेंद्र जी बताइए। हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं कांग्रेस के, विद्वान साथी हैं, इन्हें कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत योजनाएं बनती हैं और एक हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं। अगर जो स्टेट हाईवेज का प्रारूप है वो भी बना के सरकार को फंड के लिए सेंटर से बहुत सी सहायता मिलती है, तो आज अगर प्रदेश में पिछले 8 सालों से स्टेट हाईवेज के ऊपर काम हुआ है, नेशनल हाईवेज के ऊपर काम हुआ है, उत्तराखंड की सीमाओं के अंदर काम हुआ है, तो जब कोई योजना यहां से बन के जाती है तो उस योजना के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां या राज्य के निर्माणदायी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। आज देहरादून के सराउंडिंग में आउटर रिंग रोड की बात हो रही है, तो ये प्रस्ताव भी तो राज्य सरकार का है ना। कल इसे केंद्र कहे कि जी हम आपको बनवा के देते हैं, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो उन योजनाओं के निर्माण की दृष्टि से सभी फंड्स और किस कार्यदायी संस्था को कहां से किस प्रोजेक्ट में लगाना है, ये सब चीजें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कार्यदायी संस्थाओं को मिलकर तय किया जाता है। दूसरी बात, अब आप आए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में पब्लिक जो आपकी हेल्थ सेंटर्स के माध्यम से कितने जो अभी नए नियुक्तियां हुई हैं, कितनी जगह स्टार्ट किया गया है, जहां जर्जर अवस्था में थी उनके लिए बजट जारी हुए हैं। इसी तरह स्कूलों में जहां छात्र संख्या कम है, उसके बाद जहां छात्र संख्या बढ़ सकती है, वहां निर्माण की तरफ सरकार आगे बढ़ी है। क्षेत्र की पंचायतों की तरफ से प्रस्ताव आते हैं, और जब क्षेत्र की पंचायतों की तरफ से ये प्रस्ताव आता है कि हमारे यहाँ इन चीजों की कमी है, इस संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से काम किया जाए, तो वहां पे कहीं कोई शिक्षा मंत्रालय की तरफ से या मुख्यमंत्री के स्तर से कोताही तो बरती नहीं जाती, सब किया जाता है। और अगर आपकी सारी बातें मान लें कि आपने कहा जी प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, आपको जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो माफिया नजर आते हैं, आपको प्रदेश के मंत्री, राज्य मंत्री और जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, आप उन्हें माफिया की संज्ञा दे देते हैं। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपशब्द कह देते हैं। आप मुख्यमंत्री के साथ खड़े हुए 4 चेहरे, चाहे वो हर बार अलग हो, लेकिन आपको वो हर बार अलग नजर आते हैं। और जब आपके चेहरे, जिनके ऊपर उत्तराखंड वासियों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाने का आरोप होता है, सरेआम उनकी हत्या का आरोप होता है, और जिस आंदोलन में उत्तराखंड के जनमानस ने, महिलाओं ने, बच्चों ने भाग लिया, आपने अपने समय में उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, आज उन्हीं सभी चेहरों को आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आप उन्हें टिकट देने का काम करते हैं, आप उन्हें महत्वपूर्ण पद देने का काम करते हैं, तो ये कथनी और करनी का तो आपका फर्क है। और अगर आपकी सभी बातें सच थी और हमारी किसी बात में कोई दम नहीं है, तो भैया फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदेश की जनता ने चुना क्यों? क्या मतदाता में आपसे कम बुद्धि है, या आप अपने आप को मतदाता से अधिक बुद्धिमान मान रहे हैं? और अगर आप अपने आप को मतदाता से इतना अधिक बुद्धिमान मान रहे हैं, तो भैया आपको फिर 2-2 बार क्यों उत्तराखंड के मतदाता ने हराया? और अगर अभी भी मान लेते हैं कि आपकी बातों में दम है और आप बहुत ही ज्ञानवान हैं, तो आप अपने मतदाता को समझा लीजिए। आपसे तो अपने मतदाता नहीं ये आपकी बात को समझने के लिए तैयार, आप तो कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस मतदाताओं के आगे एक्सपोज हो गए हैं।
भारतीय जनता पार्टी के या यूकेडी के मतदाता और उनके वोटर के और कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, आपसे तो आपका कार्यकर्ता आज इतना एक्सपोज हो चुका है आप उनके सामने कि वो आज कांग्रेस के मंच पे काम करना नहीं चाहता। उसे आज नजर आ गया कि राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश आपसे जो सवाल पूछा है जपेंद्र जी, ठीक है, उसका जवाब है तो ठीक है जपेंद्र जी, हाँ एक एक करके बोलिए। बताइए कि आपने कौन सा हाईवे बनाया है जिसके नाम पर वोट लिए? अभी तक आपको यही समझ आज आशीष जी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं, उन्हें कोई और बात नहीं सुननी है। बताएंगे आपने आशीष कांग्रेस हार गई, आप जीत गए। आशीष जी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, उनको सुन लीजिए अगर आपने सवाल पूछा है। भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आशीष जी हम आते हैं, आशीष जी जल्दी से उनको सुनते हैं एक बार। हाँ थोड़ी राजनीतिक समझ तो रखिए भैया। प्रदेश के अंदर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, प्रदेश के अंदर जो एलिवेटेड हाईवेज बन रहे हैं या जो सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में आपका काम हो गया ना, अब मैं उसी में जवाब देता हूं। मैं आपके ऊपर काम हो रहा है, क्या वो ठीक है, चलिए कांग्रेस ही कर रहे हैं? चलिए हो गया। अब यूकेडी की प्रवक्ता को सुन लेते जल्दी से, कम समय प्लीज के बाद हो रहा है। ठीक है दीपक। मैंने देखिए इन्होंने गरिमा जी 2 बात कही थी, मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कर रहा हूँ। इन्होंने कहा व्यक्ति निर्माण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इन्होंने कहा राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो आखिर ये बात किस पे कर रहे हैं? मैं ये 2 चुनाव जो जीते ना आप लगातार लोकसभा विधानसभा। चलिए ठीक है प्लीज जपेंद्र जी और आशीष जी अब शांत हो जाइए। हो गया, अच्छी चर्चा चल रही थी, आप लोग आपस में वापस से बात करके खराब कर रहे हैं। यूकेडी की प्रवक्ता दीपक जी हैं, काफी देरी से हमारे साथ में जुड़े, प्लीज उनको भी सुनेंगे। आशीष जी शांत प्लीज सर। दीपक जी, दोनों दलों ने तेजी दिखा दी है, अब आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हम कमजोर पड़े, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जब परफॉर्म करके ही दिखाना पड़ेगा। गरिमा जी देखिए, मुद्दों की बात चल रही है तो एक मुद्दा मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सरकार बनाने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी तो तीसरी बार सरकार कर रही है। जब से ये प्रदेश बना है एक मुद्दा बड़ा ही ज्वलनशील रहा है, परिसंपत्तियों के बंटवारे का। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने जुमला फेंका कि जब हमारी सरकार आएगी हम इस मुद्दे को समाधान करेंगे। उसके बाद एक बार इनकी सरकार भी आई, मुद्दा ठंडे बस्ते में रहा। केंद्र में हमारी सरकार जब आएगी तब हम करेंगे। 2014 से केंद्र में इनकी सरकार है, 2017 से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। परिसंपत्तियों के बंटवारे का मुद्दा आज भी वहीं खड़ा है। ये मुद्दों में नहीं जाना चाहते हैं। अब ये जो जुमला इन्होंने 2017 के चुनाव में भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम इस मुद्दे को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार रहेगी, राज्य में भी हमारी सरकार रहेगी और यूपी में भी हमारी सरकार रहेगी, तो ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। क्या ये मुद्दा सॉल्व हो गया? नहीं हुआ, आज भी वहीं खड़ा है। परिसंपत्तियों के बंटवारे में मुंह नहीं खोल सकते हैं। बड़े भाई की तरह उत्तर प्रदेश कभी भी इनको डांट फटकार के साइड कर देता है, ये मानने को तैयार नहीं होंगे। सवाल यह है कि जिन मुद्दों की बात हम कर रहे, यूकेडी कर रही है, वो मुद्दे आज भी वहीं के 10 के 10 खड़े हो रखे हैं जो 9 नवंबर 2000 से पूर्व थे। इस प्रदेश को जो चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है। जो रोजगार की बात कर रहे हो, अरे आप कौशल रोजगार की बात कर रहे हो, आप आईआईटी तो खोलिए, आईटीआई तो खोलिए। वहां स्कूल बंद होने में लगे हुए हैं तो आईटीआई कहां से खोलेंगे? कहां से बच्चा, पहाड़ का बच्चा क्यों नहीं करेगा? कोई माँ बाप अपने बच्चों का प्राइम क्यों नहीं करेगा अपने बच्चों भविष्य के लिए, जब उसको शहर में सारी एजुकेशन मिलेगी? आपने पहाड़ में कोई स्कूल तो आपके लगातार बंद हो रहे हैं, तो आप कहां खोलेंगे आईटीआई, कहां खोलेंगे आईआईटी बच्चों के लिए? ये मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। अब आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए। स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि आज भी अखबारों में कोई एक हफ्ता नहीं गया है जहां प्रसव करती हुई महिला ने दम न तोड़ा हो पहाड़ में। अभी हाल ही में टीरी की घटना है, प्रसव करने वाली महिला के लिए जिस गाड़ी के जो एम्बुलेंस का ड्राइवर ही नहीं मिला, एम्बुलेंस खड़ी हो रखी है। ये तो व्यवस्था है। 10 साल 15 साल में आप एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं ढूंढ पाए क्लिनिक का, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये प्रदेश की हालत है। तो आप कब तक इस बातों से जनता को गुमराह करेंगे, नए नए जुमले गढ़कर और जनता के सामने जीतने के लिए गढ़कर? यही वो कारण है गरिमा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इनके तमाम नेता हैं या स्वयं हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो लव जिहाद, थूत जिहाद, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, धर्म परिवर्तन या डेमोग्राफी चेंज, इन मुद्दों पे आ रहे हैं। ये प्रदेश का निर्माण इन मुद्दों के लिए नहीं हुआ था। मुसलमान पहले भी यहाँ रहते थे, हो सकता है उनकी जनसंख्या बढ़ गई हो, लेकिन जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर ये प्रदेश बना था, वो मुद्दे आज भी मुंह खोले खड़े हो रखे हैं, सामने खड़े होकर चिढ़ा रहे हैं कि 25 वर्षों बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाई है। तो इन मुद्दों पे बात करिए ना। आप रोजगार की बात नहीं कर पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, हम चाहते हैं कि आप करें, काम करें।
जिस रोडों की बात आप कर रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, केंद्र की योजनाओं में अपनी योजना को जोड़ देना है आपने। आप जो बात आशीष जी ने कही थी वो कही थी आप अपनी योजना बताइए ना कि राज्य के लिए आपने अलग से कौन सी योजना प्रदेश में लाए हैं जिसके लिए आपने काम किया हो। आपके हर योजना का आपकी स्थिति क्या हो रखी है, बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि जरा सा कुछ काम आपके बरसातों में सड़क टूट जाए तो 529 करोड़ का बजट होता है। ठीक है जपेन जी कुछ कहना जल्दी से उनको सुनते हैं प्लीज, वक्त कम। जपेन जी क्या कहना चाहते हैं? ठीक है जपेन जी को सुनते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के इस क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के समय में काम हुआ है, अगर उसका सही से आकलन कर लें तो ये 1 घंटे की डिबेट का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दो मिनट सुनिए ना, आप सहमत ना हो, आप सुनिए दीपक जी आप कुलदीप जी को सहमत करवा दीजिए। हाँ, कुलदीप जी तो न्यूट्रल है ना। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले केवल 4,500 नौकरियां युवाओं को दी गई और वर्तमान में पिछली 6 वर्षों की सरकार में। ठीक है जपेन जी जल्दी से एक लाइन में कंप्लीट कीजिए प्लीज। आपको अपना 25,000, अपना 28,000, अपना 32,000। चलिए देखिए, आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए अभी चर्चा नहीं की थी, कुल मिलाकर तैयारियां सभी को तेज करनी होगी। दीपक रावत जी, अगर क्षेत्रीय दलों को वाकई इस बार प्रदर्शन दिखाना है तो शायद इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। फिलहाल एंटी इनकम्बेंसी की भी एक बड़ी चीज है, आपस में चर्चा करते रहिएगा, लेकिन फिलहाल तैयारी तेज कर दीजिए। शुक्र से मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो क्षेत्रीय दल क्या दिग्गजों का खेल बिगाड़ेंगे, देखना 27 के चुनाव में काफी अहम होगा, क्योंकि एक तरफ आवाजाही की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर समीकरणों को साधने का भी काम तेजी के साथ में किया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।